हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंसी पाराशर। मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम एल्काइन के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक सिर्फ बचेगा, जो कि होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मीन्स बेंजीन एंड टॉलुइन। अब हम देखते हैं एल्काइन के कुछ हमारे पास इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस एंड एडवांस में पूछे हुए। तो एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द हेटेरोजेनस कैटलिस्ट इन्वॉल्व इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। कोई हमें ऐसा हेटेरोजेनस कैटलिस्ट बताना है जो इथाइलिन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 के पॉलीमराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड हो। तो एक हमारा ऐसा हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है जो इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि है हमारा R3Al प्लस TiCl4। इसका नेम है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ये हमारे इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से हमारा पॉलीविनाइल इथाइलिन बनता है, जो कि हमारा होता है PVC। ये हमारा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी फेमस कैटलिस्ट है, इसका फॉर्मूला याद रखना होगा, R3Al प्लस TiCl4। Identify X, Y and Z in the following synthetic scheme and write their structure। अब हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन की रिएक्शन हमने NaNH2 से करवाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन हटकर Na प्लस आ जाता है और कार्बन पर माइनस चार्ज। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है RBr मतलब अल्काइल ब्रोमाइड। अब अल्काइल में यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है इथाइल, तो इथाइल का अटैक हम यहाँ करवा देंगे। तो हमारा इसके बाद ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये हमारा बन गया X, ये हमारा X का स्ट्रक्चर हो गया। देन अब इसका हमने H2PDBaSO4 से रिडक्शन करवाया है, तो हमें याद होगा कि हमारा H2PDBaSO4 एक सिस रिएजेंट है। मतलब अगर हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ये सिस फॉर्म में चेंज करेगा इसको, तो हमारा Y बन जाएगा। Y का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा CH3 CH2, ये इसको सिस फॉर्म में चेंज कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास है अल्कलाइन KMnO4, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। जैसे हमने यहाँ देखा था H2PDBaSO4, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। वैसे ही हमारे पास KMnO4 प्रेजेंट है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऐड करेगा। अब यहाँ पर ये हमें प्रेजेंट, ये मॉलिक्यूल हमारे पास Y आ गया। अब Y की रिएक्शन हमने अल्कलाइन KMnO4 से करवा दी है, तो ये हमारा डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके ऑक्सीडेशन में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, हमारा जो अल्कलाइन KMnO4 है ये भी सिस रिएजेंट है, तो दोनों ऑक्सीजन ग्रुप एक ही साइड आएंगे। तो ये हमारा OH OH H तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ये दोनों कार्बन हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, CH2 CH3 मतलब इथाइल ऊपर इथाइल नीचे, और सिस रिएजेंट है, इसलिए दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी एक ही साइड होंगे। तो ये हमारा अल्कलाइन KMnO4 का हो जाएगा। यहाँ पर भी ये सिन या सिस रिएजेंट है, सेम यहाँ पर भी ये सिन या सिस रिएजेंट है, मतलब रिड्यूस करेगा तो सेम साइड में रिड्यूस होंगे, मतलब सेम साइड में अटैच्ड होंगे दोनों ग्रुप, और ऑक्सीडाइज करेगा तो भी दोनों ग्रुप सेम साइड में ही अटैच्ड होंगे। तो ये हमारा हो गया X, Y and Z कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। अ हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला C8H10 on ozonolysis gives B C4H6O2। The compound B can also be obtained from alkyl bromide। मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल है C4H6O2, ये हम इधर से भी ले सकते हैं C3H5Br से, और इधर से भी ले सकते हैं C8H10 से। यहाँ पे ये कंडीशन होगी कि यहाँ पर हमें ओजोनोलिसिस करवाना है, यहाँ पर ये कंडीशन होगी, यहाँ पर दिया हुआ है अल्काइल ब्रोमाइड कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम अल्काइल ब्रोमाइड अपॉन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। मतलब मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर अगर हम लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा।
तो हमारे पास दोनों रिएक्शन से ये एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब हमें इनके स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं। C8H10, C8H10 या तो हमारा साइक्लो सॉरी या तो हमारा साइक्लोरिंग होगी या हमारा एल्कीन मॉलिक्यूल होगा। हम देखते हैं ओजोनोलिसिस करवाना है तो C8H10 हमारा होगा C8H10 में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तभी वो हमारा ओजोनोलिसिस करवा सकता है, क्योंकि ओजोनोलिसिस के केस में हमने देखा था डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर ही ऑक्सीजन वहां पे ऐड होता है। तो C8H10 हमारा होगा हम यहाँ पर कोई साइक्लोरिंग भी ले सकते थे बट उसमें ओजोनोलिसिस नहीं होता। ओजोनोलिसिस के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कार्बन काउंट करेंगे 3, 3, 6, 7, 8, 8 कार्बन हो गए, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा सही बना है। अब इसमें अगर हमने ओजोनोलिसिस करवाना है, अगर हम डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज होता है, पर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो वो एसिड ग्रुप में चेंज होता है। मतलब एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 ऑक्सीजन और 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 4, तो 2 ऑक्सीजन इस लेफ्ट साइड वाले कार्बन के पास, 2 ऑक्सीजन राइट साइड वाले कार्बन के पास। तो ओजोनोलिसिस के बाद इसका प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बनेंगे इसके। अब ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया, ये हमारा बी हो गया। नेक्स्ट अब हमारा C3H5Br है। अब C3H5Br में मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमारा होगा, ये हमारा C3H5Br हो गया। अगर इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर करवाएंगे तो ये ऑक्सीडाइज्ड होकर एसिड में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ड्राई ईथर के साथ हमने CO2 गैस ली हुई है। तो ये यहाँ पर CO2 ऐड हो जाएगा और ये भी इसी रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हमारी एसिडिक रिंग है। तो ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर A, B एंड C, ये तीनों के स्ट्रक्चर्स हैं। ओजोनोलिसिस अगर दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और C3H5Br से ये हमारी रिंग फॉर्म होगी क्योंकि हमने ये पहले फॉर्म किया हुआ है। अगर 3 मेंबर रिंग यहाँ पर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें पता है लिंडर्स कैटालिस्ट क्या होता है। लिंडर्स कैटालिस्ट ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। और रिड्यूस करने के बाद हमने अभी देखा है लिंडर्स कैटालिस्ट होता है PD या PT इसके साथ अगर हमने ले लिया तो ये हमारा सिस रिएजेंट है या सिन एडिशन करवाता है। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा R ये एल्कीन में चेंज हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो गया सिस मॉलिक्यूल ड्रॉ स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर होगा ये सिस एल्कीन में चेंज हो जाएगा। तो हमारा 22 का आंसर होगा सिस एल्कीन। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ब्यूटाइन एंड 1 ब्यूटाइन। तो पहले हमें 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये है हमारा 2 ब्यूटाइन एंड दिस इज 1 ब्यूटाइन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। हमने हाइड्रोकार्बन में टर्मिनल अल्काइन के केस में आप लोगों ने 2 रिएक्शंस पढ़ी होगी। एक थी कॉपर क्लोराइड वाली, क्यूप्रस क्लोराइड वाली, जिसमें हम Cu2Cl2 की रिएक्शन टर्मिनल अल्काइन से करवाते हैं तो वो रेड प्रेसिपिटेट देता है। दूसरी रिएक्शन थी हमारी जिसमें अगर हम टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन AgNO3 से करवाते हैं तो वो भी हमारा वाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन हो गई टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन अगर हम AgNO3 से करवाएंगे तो ये हमारा
यहाँ से हाइड्रोजन हटके यहाँ पर Ag ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमें वाइट प्रेसिपिटेट देगा। और ये कंडीशन ओनली टर्मिनल एल्काइन के केस में है, यहाँ पर ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब सेकंड के केस में देखते हैं। सेकंड केस है हमारे पास सेम टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन अगर हम Cu2Cl2 से करवाते हैं तो ये रेड प्रेसिपिटेट देता है। अब टर्मिनल एल्काइन के केस में यहाँ पर जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है वो टर्मिनल कार्बन पर, मतलब लास्ट कार्बन पर प्रेजेंट होना चाहिए तो ही ये दो रिएक्शन फॉर्म करेगा। तो हमारा 1 ब्यूटाइन जो है वो ये दोनों रिएक्शन फॉर्म करेगा और 2 ब्यूटाइन ये दोनों रिएक्शन नहीं देगा। तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाकर या क्यूप्रस फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाकर हम 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में ये थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर नॉर्मल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ एटम, जैसे कार्बन की परसेंटेज हमने दी हुई है, कितनी है 85.7 एंड हाइड्रोजन की कितनी है 14.3। अब इतनी हमें परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज रेशियो। अब हमने इनका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है रिलेटिव नंबर रेशियो निकालने के लिए। और फिर नॉर्मल रेशियो निकालेंगे जिससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बता पाएंगे। तो 85.7 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पर 14.3 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर ये 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 85.7 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो ये 7.14 आ जाएगा और ये हमारा 14.3 होगा। तो यहाँ पर हम नॉर्मल रेशियो निकालने के लिए करते हैं, जो हमारा रिलेटिव नंबर का रेशियो होगा उसमें जो लोएस्ट डिजिट होती है दोनों को उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 7.14 डिवाइडेड बाय 7.14 ये हमारे पास आ गया 1। 14.3 डिवाइडेड बाय 7.14 तो ये हमारे पास आ गया 2। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH, मतलब कार्बन हमारे पास आ गया 1 और हाइड्रोजन हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2। अब यहाँ पर हमें n नंबर निकालना पड़ेगा जिससे हम इसका ओरिजिनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं CH2n। तो ये हमारा आ गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमें दिया हुआ है 38.05 ग्राम ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ Br2 इन CCl4 जो कि A को डीकलराइज करेगा। तो इसमें Br2 कितना प्रेजेंट है वो देखेंगे। तो 1 ग्राम ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम ऑफ A डीकलराइज 38.05 ग्राम ऑफ 5% Br2। अब हमें यहाँ पर 38.05 ऑफ 5% Br2 का दिया हुआ है, तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे पहले कि हमारे पास Br2 100% में कितना है। तो 38.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 तो इससे हमें परसेंटेज मतलब ग्राम पता चलेगा कि कितना ग्राम हमारा Br2 100% सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह हमारा आएगा आंसर इसका ऑफ Br2 1.09 ग्राम ऑफ 100% Br2। मतलब हमारा जो A सॉल्यूशन है वो 1.09 ग्राम होगा जो 100% Br2 को डीकलराइज कर देगा। तो हमें इसमें A का वेट पता चला है कि हमारा A का वेट कितना होगा जो 100 ग्राम ऑफ मतलब सॉरी 100% ऑफ Br2 को डीकलराइज कर देगा। तो यहाँ पर हमारा A का वेट आया 1.90 सॉरी ये हमारा A का वेट आ गया। अब A का वेट हमें दिया हुआ है 1.90 ग्राम। अब ये इसकी रिएक्शन हमने कुछ KMnO4 और एक्वस मर्क्यूरी सल्फेट मतलब Hg2SO4 से करवाई है, वो रिएक्शन हम आगे देखेंगे। इसके बाद पहले हमें इसका ओरिजिनल वेट काउंट करना है। 1.90 है। अब Br2 का
Br2 का ओरिजिनल वेट कितना होता है, मतलब Br2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 160। अब 1.90 ग्राम ऑफ ए में Br2, मतलब पूरा इतना ही हमारा Br2 सॉल्यूशन है 100%, तो उसमें 1.90 ग्राम हमारा ए है, तो ये हमारे 100% में। अब हमें 150 मतलब 160 ग्राम Br2 में निकालना है कि हमारा ए कितना है। Br2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 160, तो हम निकालेंगे 1.90, 1 ग्राम हमें दिया हुआ है, 1.90 हमारा आया है और 160 ग्राम, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 84 ग्राम ऑफ ए आएगा। मतलब हमारा ए का मास आया है 84 ग्राम। 84 ग्राम हमारा ए का मास आ गया। अब हमारा 84 ग्राम ए का मास है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना हुआ, 12 + 2 14। अब एन वैल्यू निकालने के लिए ओरिजिनल फॉर्मूला का मास 84 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला का मास 14, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे n की वैल्यू आएगी 6, तो हम यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला इसका बनेगा C6H12, ये हमारा आ गया A। अब A का फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है जो कि हमारा है C6H12। अब C6H12 की रिएक्शन KMnO4 से करवाई हुई है। C6H12 की रिएक्शन KMnO4 से करवाने के बाद हमारा ये मॉलिक्यूल बना है, मतलब जो 4 कार्बन है और जो 2 कार्बन है, मतलब हमारे पास है C6H12 और यहाँ पर हमारा C मॉलिक्यूल जो इससे बना है वो C4H8 है, मतलब 4 कार्बन के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तभी वो C4H8O में डिवाइड होगा और 2 मॉलिक्यूल कार्बन के अलग निकल जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ हटा देते हैं, अब हम इसके आगे की चीज़ करते हैं। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला से नॉर्मल फॉर्मूला हमारा यहाँ बन चुका था जो कि था हमारा C6H12। अब यहाँ पर हमें बनाना है C4H8O रिएक्शन KMnO4 से करने के बाद। अब इसकी रिएक्शन अगर हम KMnO4 से करवाएंगे तो उससे पहले हमें C4H8O बनाना पड़ेगा बाय प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हमें पहले 4 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तभी ये हमारा चेंज होगा। तो ये मॉलिक्यूल हमारा C4H8O बनेगा, तो 4 कार्बन ऐसे तो आएंगे नहीं, आइसो हो जाएगा ये फिर 3 कार्बन का ही गिना जाएगा, एक तो सब्स्टिट्यूट कार्बन हो गया। तो हमें ऐसा काउंट करना है जो डबल बॉन्ड पूरी लाइन में आए, जैसे CH3 CH2 CH3 और ये डबल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा हो गया C6H12। अब इसकी रिएक्शन हमने KMnO4 से करवानी है, तो KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन में काम में लिया है। KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करने के बाद C4H8O में चेंज कर देगा, मतलब यहाँ से KMnO4 इधर भी ऑक्सीडाइज कर देगा और इधर भी ऑक्सीडाइज कर देगा, तो एक हमारा बन जाएगा कीटोन और एक हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा C4H8O, जिसका फॉर्मूला हम लिख देंगे C++OCH3, तो ये हमारा हो गया C4H8O। और बाय प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा एक एल्डिहाइड जो कि है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई विथ KMnO4, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि KMnO4 और एसिटिक एसिड बनेगा, मतलब इसका हमने इधर एक ऑक्सीजन लगाया है तो इसका भी हम ऑक्सीडाइज करके इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे एल्डिहाइड को, तो वो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा CH3CH++O। ये तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गए, ये हमारा हो गया C, ये हमारा हो गया A। अब हमें बचा है B बताना। अब B के लिए बताया है हमें कि यहाँ पर B निकालने के लिए पहले हमें, उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मर्क्यूरी सल्फाइड से रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनेगा। अब हमें दिया हुआ है 2 ब्यूटाइन की मर्क्यूरिक सल्फाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो भी C ही बनेगा,
कंपाउंड सी इज इजीली प्रिपेयर्ड बाय, मतलब ये है, ये इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं हम 2 ब्यूटाइन की मर्क्यूरी सल्फाइड से रिएक्शन करवाने के बाद। तो ये हमारा है 2 ब्यूटाइन, इसकी हम मर्क्यूरी सल्फाइड से रिएक्शन करवा देंगे Hg2SO4 या H2SO4 दोनों में से कुछ नहीं। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा इसमें। यहाँ पर ये इसमें चेंज होगा तो ये इसका ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हटा देगा। अब दोनों OH इसी कार्बन पे लग जाएंगे। अब एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया C। अब B निकालने के लिए हमें बोला है क्वेश्चन में, एक लाइन शायद इसमें मिसिंग होगी, मैं बोल देती हूँ कि B हमारा जब आएगा जब हम A मॉलिक्यूल का रिडक्शन करवाएंगे विद H2 तो हमें B मिलेगा। अब A मॉलिक्यूल ये रहा, इसका रिडक्शन हम करवा देंगे सीधा सीधा, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा एल्केन में, जो कि सिंपल एल्केन होगा हमारा। तो ये हमारा हो गया B। तो यहाँ पर हमें तीनों मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं, C6H12, C4H8O और ये हमारा एल्केन। तो A B C तीनों की रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर पहले परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज के बेसिस पे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलेगा, फिर कितना परसेंटेज ब्रोमीन में कितना हमारा कंपाउंड A प्रेजेंट है वो देखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद N नंबर आएगा, उसके बाद ही हम रिएक्शन और स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहले हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ethyne and its derivative will give white precipitate with ammonical silver nitrate solution is at 2 under what condition? Ethyne and its derivative, ethyne और उसके डेरिवेटिव अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, ये चीज सही है, बट कंडीशन ये है कि उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो कंडीशन आप यहाँ पर लिख लो, only in terminal hydrogen मतलब जब उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ही वो, जैसे हमने आगे एक रिएक्शन देखी है कि हमारा जो 1 ब्यूटाइन होता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, बट जो हमारा 2 ब्यूटाइन होगा वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा क्योंकि उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये इसकी कंडीशन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। Outline the reaction sequence for the conversion of ethene to ethyne. The number of steps should not be more than 2. 2 स्टेप्स में हमको इथीन से इथाइन बनाना है। या कि कन्वर्जन रिएक्शंस है, कुछ प्रैक्टिकल्स के कुछ वाइवा में भी डायरेक्ट कन्वर्जन रिएक्शंस पूछी जाती है, जैसे डायरेक्ट पूछ लिया बेंजीन से बेंजोइक एसिड, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से एनिलीन, वो एरोमेटिक के केस में। यहाँ पर एक कन्वर्जन हमको पूछा हुआ है इथीन टू इथाइन। अब इथीन से इथाइन बनाना है हमने, यहाँ पर ये हमारा है इथीन। अब इथीन से हमको इथाइन बनाना है तो पहले हम Br2CCl4 के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे। अब Br2 यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर हम KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो KOH यहाँ से HBr निकाल लेगा। 2 KOH के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे 2 KOH तो KOH यहाँ से H और Br तो -2 HBr, ये हमारा चेंज हो जाएगा इथाइन में। तो ये हमारा हो गया 2 स्टेप में इथीन टू इथाइन। ऐसे काफी कन्वर्जन रिएक्शंस होती हैं जो आपको पूछी जाती है। यहाँ पर इथीन की जगह इथाइन टू इथीन भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write the structure formula of major product in each of the following cases. The compound obtained by hydration of ethyne treated with dilute alkali. मतलब हमारे पास कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हमने इथाइन से करवानी है, मतलब इथाइन का हाइड्रेशन करवाना है। हमें इथाइन दिया हुआ है सॉरी इथाइन का अगर हम हाइड्रेशन करवाएंगे तो ये हमारा एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अब
2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है हमारा? एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। अब ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया। अब इसका हम एल्डोल करवा सकते हैं अगर हमारे पास एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे तो। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल सेम अटैच कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल तो हमारा एल्डिहाइड का जो लास्ट होगा और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा CH3 CHOH CH2 CHO। ये हमारा हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। और आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन हम वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकाल देंगे तो ये हमारा एल्कीन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस है इथाइन टू इथीन चेंज में। इथाइन हमारा डाइल्यूट एल्कलाई के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारा इथीन में चेंज हो जाएगा। बस ये चेंज है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप एडेड होगा। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, हम इसको हीट करेंगे तो ये हमारा चेंज हो गया CHO। तो ये हमारा रिएक्शन फर्स्ट होगी, कंपाउंड ऑब्टेन बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन। तो इथाइन का हाइड्रेशन के बाद हमें ये कंपाउंड मिलेगा जो कि है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO। अब हमारी सेकंड रिएक्शन है जिसमें हमें लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवानी है। अब भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है लिंडलर्स कैटलिस्ट का, जिसमें लिंडलर्स कैटलिस्ट हमने देखा है कि लिंडलर्स कैटलिस्ट हमारा सिन रिएजेंट होता है, मतलब वो हमेशा सिन एडिशन करवाता है। तो ये सिन एडिशन करवाएगा तो डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो ये CH3 और रिंग एक डायरेक्शन में और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक डायरेक्शन में, सॉरी। तो यहाँ पर ये 27 का सेकंड हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट यहाँ पर लिख ले, ये सिन एडिशन करवाता है क्योंकि ये सिस रिएजेंट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है 28। गिव वन कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट विच वुड डिस्टिंग्विश CH4 फ्रॉम C2H2। तो C2H2 है हमारा एसिटाइलिन और ये है हमारा CH4। एक के हम तो काफ़ी सारे टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस ये नहीं देगा, मैं टेस्ट बता देती हूँ यहाँ पर। ये ओजोनोलिसिस करेगा। अगर हम प्रैक्टिकली टेस्ट देखें तो Br2 इन CCl4 जो हम करते हैं Br2 वाटर टेस्ट, वो भी ये देगा, ये नहीं देगा। थर्ड एक और टेस्ट में बता देती हूँ KMnO4 भी अनसैचुरेटेड के लिए होता है। तो अनसैचुरेटेड में ये KMnO4 टेस्ट देगा, ये KMnO4 टेस्ट नहीं देगा। तो ये हमारे पास काफ़ी टेस्ट हो गए। जो हमने एक और AgNO3 और Cu2Cl2 वाला देखा है वो भी इसमें अगर टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो ये भी देगा और ये नहीं देगा। तो ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो जिनसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन CH4 एंड C2H2। तो यहाँ पर हमारा अल्काइन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंजीन एंड टॉलुइन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ। बाय।